हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी संग्रह की अगली कड़ी में। अभी तक आप गिजू भाई बधेका की बहुचर्चित पुस्तक दिवा स्वप्न के 2 पार्ट को सुन चुके हैं और आज शुरू करेंगे अगले पार्ट को। दूसरे पार्ट में आपने सुना कि गिजू भाई बधेका ने बताया कि जो मास्टर साहब थे उन्होंने बच्चों को कहानी के माध्यम से शांत रहना, बातें सुनना, दिशा निर्देश सुनना, उनको मानना सिखाया और इस तरह से उनके आचरण, व्यवहार और अपने अध्यापक की बात मानना, इस तरह उनके व्यवहार में सुधार लाना शुरू किया। तो मास्टर जी अपना प्रयोग शुरू कर चुके थे और बच्चों का ये जो बर्ताव बदला, ये उनके प्रयोग का ही एक हिस्सा था। तो आज जानते हैं कि आगे उस कहानी में क्या हुआ। अगले दिन रविवार था। उस दिन मैं बड़े साहब से मिलने गया। बड़े साहब बोले, हेडमास्टर कह रहे थे कि तुम तो पूरे समय कहानी ही कहते रहते हो। मैं बोला, हाँ श्रीमान, अभी तो कहानी ही चल रही है। साहब ने पूछा, तो फिर प्रयोग कब करोगे और पाठ्यक्रम कैसे पूरा करोगा? मैं बोला, प्रयोग तो श्रीमान चल ही रहा है। विद्यार्थियों और शिक्षक को परस्पर नज़दीक लाने में कहानी कितनी अद्भुत जादुई वस्तु है, इसका मैं निजी स्तर पर अनुभव कर रहा हूँ। पहले दिन जो मुझे सुनते तक नहीं थे और जो मुझे हो ही करके परेशान कर रहे थे, वे जब से कहानी सुने तब से शांत हो गए हैं। मेरी तरफ प्रेम से देखते हैं, मेरा कहना मानते हैं, जैसा कहता हूँ वैसे बैठते हैं और चुप रहो गड़बड़ नहीं, ऐसा तो कहना भी नहीं पड़ता और साला से हाके जाने पर भी नहीं जाते। बड़े साहब बोले, अच्छी बात है, यह जानकारी तो मिली, पर अब नई विधि से पढ़ाना सिखाना कब शुरू करना है? मैंने कहा, क्यों साहब, पढ़ाने सिखाने की यही तो नई रीति है। कहानी के जरिए आज व्यवस्था सिखाई जा रही है, अभिमुखता विकसित हो रही है, भाषा शुद्धि और साहित्य से परिचय कराया जा रहा है। कल को और बातें भी सिखाई जाएंगी। बड़े साहब बोले, पर देखना ये कहानी कहने में साल भर न चला जाए। मैं बोला, जी हाँ, आप चिंता ना करें। कहानी सुनने के लिए विद्यार्थी गोलाकार घेरे में व्यवस्थित रूप से बैठ चुके थे। मैंने श्याम पट पर लिखा, आज का काम, हाजिरी, बातचीत, कहानी। हाजिरी लेने के बाद बातचीत शुरू करते हुए मैंने कहा, आओ देखे तुम लोगों के नाखून कितने बड़े हुए हैं। सब के सब खड़े होकर अपने हाथ दिखाएं। सभी बच्चों के नाखून बढ़े हुए थे, उनमें बहुत मैल भरा था। मैंने कहा, अपनी टोपियां हाथ में लो और देखो कितनी मैली और कटी फटी है। सभी बच्चों ने टोपियों को देखा। किसी किसी की टोपी ही साफ सुथरी और सही थी। मैं बोला, देखो जरा, क्या तुम्हारे कोट के बटन पूरे हैं? सब ने अपने अपने कोट देखे। 2-4 लड़कों के ही पूरे बटन थे। आज अब ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करेंगे, अब कहानी कहने में देर हो रही है। यूँ कहते हुए मैंने कहानी शुरू की। कहानी के बीच में एक लड़के ने पूछा, कहानी की किताबों का क्या हुआ? मैंने कहा, 1-2 दिनों में ले आऊँगा। जिन जिन छात्रों को कहानी की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, वे हाथ ऊपर करें। सभी विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर किए। मैंने पूछा, तुम लोगों ने जो जो किताबें पढ़ी हों उनके नाम बोलो। मुश्किल से 4-5 लड़कों ने ही 4-5 एक कहानियाँ पढ़ी थी। चौथी कक्षा तक पहुँचने पर भी इन लोगों ने पाठ्य पुस्तक से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने पूछा, तुम लोग कोई मासिक पत्रिका पढ़ते हो? 2 जने बोले, हम बाल मित्र पढ़ते हैं। मैं बोला, अच्छी बात है, हम कहानी की पुस्तकें पत्रिकाएं लाएंगे, तुम पढ़ना। तुम पढ़ते पढ़ते धाप जाओगे, इतनी सारी कहानियाँ लाऊंगा। सभी खुश दिखाई दिए। इसके बाद जो कहानी शुरू हुई तो घंटा बजने तक चली। छुट्टी हुई और मैंने कहा, तुम सब एक बात सुनते जाओ, गोल घेरे पर बैठकर सुनो। ये नाखून कटवा लेना, समझे? खुद काट सको तो खुद, नहीं तो पिताजी से कहना, या नाई आए तो उससे कटवा लेना। एक बोला, हम तो दांतों से ही काट लेते हैं। मैंने कहा, नहीं भाई, ऐसा मत करना। नाखून या तो नरैनी से या धारदार चाकू छुरी से कटवाना। फिर मैं बोला, हम लोग एक चुहल करते हैं। सब बोले, क्या? तुम्हें बिना टोपी पहने विद्यालय आना है? ऐसी गंदी टोपी भला क्यों? और टोपी की भला क्या ज़रूरत है? सब हंस दिए, बोले, नंगे सिर भला कौन आने देगा? हेडमास्टर जी डांटेंगे ना। मैं बोला,
कल मैं नंगे सिर आऊँगा और तुम भी आना। लड़के बोले, लेकिन पिताजी मना कर देंगे तो कहना कि यह तो व्यर्थ का बोझ है और गंदी टोपी पहनने के बजाय ना पहनना अच्छा है। फिर से मैं बोला, ये कोट के बटन लगवा लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सभी बच्चे मन में विचार करते करते घर चले गए। मुझे हेड मास्टर साहब मिले। बोले, अरे भाई, आप तो कुछ ना कुछ अटपटा ही करते हो। ये सारे ढकोसले क्यों करते हो? नाखून कटवाने, बटन लगवाने और ऐसे सभी पढ़ाने की नई नई रीतें पनपाने आए हो तो वही करो ना। वे सब तो माता पिता करेंगे और नहीं करते तो अपना क्या जाता है। और नंगे सिर तो बालकों को शाला में आने ही नहीं देना है। वह तो बड़ी असभ्यता होगी। इस मामले में बड़े साहब का आदेश चाहिए। मैंने कहा, साहब, यही तो पढ़ाने की नई बातें और नई रीतें हैं। मैले कुचैले और बेहुदे बेढंगे विद्यार्थियों का पहला शिक्षण भला और क्या हो सकता है। देखिए ना, जब से मैंने कहा है वे सब शर्मिंदा तो हो ही रहे हैं ना। उन्हें यह तो महसूस हुआ ही है कि इस तरह गंदा नहीं रहना चाहिए। मुझे भरोसा है कि बहुत सारे विद्यार्थी साफ सुथरा रहने का प्रयत्न करने लगेंगे। बाकी टोपियों के बारे में मैं बड़े साहब के विचार जान लूँगा और अलबत्ता उनका हुक्म ना मिलने तक यह फेरफार बंद रहेगा। मैं घर गया, खाना खाया और फौरन बड़े साहब के यहाँ जा पहुँचा। कैसे? आज अभी कैसे आना हुआ? जी, एक मामले में पूछना था। पूछो, क्या है? क्या मैं और लड़के कक्षा में नंगे सिर नहीं आ सकते? किस लिए? लड़कों की माथे की टोपियाँ बहुत ज़्यादा गंदी और भांत भांत की होती हैं। यदि वे उनके बगैर आए तो क्या बुराई है? इस उम्र में उन पर यह भार न हो तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? पर लोगों को यह सब विचित्र और हंसने जैसा लगेगा। लोगों को तो लगेगा ही। आपकी मंशा क्या है? मुझे लगता है कि हम इस प्रयोग में ऐसे सामाजिक मामलों को न छुएं। हमें तो शाला की चहारदीवारी में बैठकर शिक्षण में जो संभावित सुधार हो उन्हीं को देखना है। टोपी वोपी को जाने दो ना। मुझे बड़े साहब का विचार समयोचित नहीं लगा, पर मुझे लगा कि अभी इसका आग्रह छोड़ देना चाहिए। अभी लोगों को और बड़ों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं बोला, पर सभी विद्यार्थी कक्षा में नंगे सिर बैठकर काम करें तो इसमें कोई ऐतराज़ तो नहीं? साहब ने कहा, नहीं, जरा भी नहीं। अपनी कक्षा में तुम जो चाहो सुधार करो ना। यदि ऐसा करते करते लोग उसे अंगीकार कर लें तो टोपी पहनाने का मेरा आग्रह हरगिज़ नहीं है। मैं बोला, बहुत अच्छा साहब, अब एक दूसरी बात पूछनी है। मुझे अपनी कक्षा में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाना है। क्या इसके लिए मुझे पैसा मिल सकता है? साहब बोले, पैसा तो कैसे मिलेगा? अपना प्रयोग तो एक तरह से मेरे और तुम्हारे बीच है। बजट में जो पैसे हैं उन्हीं से हमें शाला चलानी होती है। तुम्हारी शाला की, तुम्हारी कक्षा के हिस्से में जो 8-12 आने आए उन्हीं में सारा खेल करना है। मैंने पूछा, तो क्या करें? वे बोले, अभी तो इस विचार को स्थगित कर दो। मैं बोला, एक और योजना है, आप मंजूर करें तो काम बन सकता है। योजना यह है कि प्रत्येक बालक को पाठ्य पुस्तकें तो लेनी ही पड़ती हैं। गुजराती भाषा का चौथा भाग, उसके अर्थ और इतिहास की पुस्तक तो सभी विद्यार्थियों को खरीदनी ही पड़ती हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तकें खरीदवाई ही न जाए। इन पुस्तकों पर जितनी राशि खर्च हो वह इकट्ठी करके उससे अच्छी अच्छी पढ़ने योग्य पुस्तकें खरीद लें और उसका पुस्तकालय बना लें। अच्छा, लेकिन फिर पाठ्य पुस्तकों के बगैर पढ़ाओगे कैसे? उस बाबत मैंने सोच रखा है। बच्चों को पढ़ाने की विधि में मैं जो परिवर्तन करने वाला हूँ वही मेरा आधार है। यह सब मैं करके बता दूंगा तो आपको भरोसा हो जाएगा। यह तो ठीक है, माना कि तुम्हारा प्रयोग है और तुमको परिणाम भी बताना है, पर मुझे तो तुम्हें चेतावनी देनी ही है कि देखना लड़के कहीं फेल वेल ना हो जाए। इस प्रयोग में मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ही, पर फिर भी दिल धड़क जाता है। मैंने कहा, साहब, एक बार देख तो लीजिए। हमारा प्रयत्न है तो ईश्वर की कृपा से सब ठीक ही होगा। अच्छा, पर वर्ष के अंत में तुम्हारे इस पुस्तकालय का क्या होगा? सबको किताबें वितरित कर दोगे ना? हाँ, एक तरह से तो पुस्तकें पूरी कक्षा की हैं, अतः वे वापस कक्षा को ही मिलनी चाहिए। पर यदि माता पिता को समझा सका कि वे वापस मांगने के बजाय उन्हें कक्षा के पुस्तकालय में ही रहने दे तो कक्षा का स्थायी पुस्तकालय बन जाएगा और हर वर्ष उसमें नवीन पाठ्य पुस्तकें बढ़ती रहेंगी। क्या पता तुम्हारी बात लोगों के गले उतरे भी।
वैसे यह विचार सुंदर है, इसे अमल में लाने के लिए अवसर तो निकालो ही निकालो। पर एक प्रश्न फिर से मस्तिष्क में खड़ा होता है कि पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तकों के बिना तुम काम कैसे चलाओगे। इसका समाधान मैंने सोच रखा है। बड़े साहब से इजाज़त लेकर मैं घर लौटा। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अंजलि के साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।